प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोने की कम खरीदारी, कम पेट्रोल डीजल इस्तेमाल, खाने के तेल के कम इस्तेमाल और ऑस्टेरिटी मितव्ययिता की अपील के बाद से ही देश के सामने इकोनॉमिक क्राइसिस का मुद्दा आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक बनता चला गया है। सत्ता समर्थक लोगों का दावा है कि प्रधानमंत्री की अपील में मेरिट है और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि देश में सरकार ऑस्टेरिटी की बात कर रही हो और गोल्ड की खरीद को रोक रही हो आम जनता के लिए। एक से बढ़कर एक फेक न्यूज फैलाया जा रहा है इस तर्क के समर्थन में, जिसे कि एक्सपोज करने के लिए फैक्ट चेक भी नहीं, कॉमन सेंस चेक ही काफी है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया में ऑस्टेरिटी की बात पहले कभी हुई ही नहीं है और पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने जनता के सामने अनकंफर्टेबल चॉइसेस रखे हों, गोल्ड की खरीदारी करने से आम जनता को रोका हो? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि देश के इतिहास में कब ऐसे मौके आए हैं और कैसे पहले की सरकारों ने विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स के चैलेंजेस को हैंडल किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। भारत में पहले भी कई बार सरकारों ने जनता से सोना कम खरीदने, पेट्रोल डीजल बचाने, विदेशी मुद्रा बचाने और सादगी अपनाने की अपील की है। कई मौकों पर पॉलिसी इंटरवेंशन से भी रोका गया है विदेशी सामानों की इंपोर्ट को और गोल्ड की खरीद को। लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अपील अनयूजुअली डायरेक्ट मानी जा रही है, क्योंकि इसमें गोल्ड परचेज टालने, फ्यूल कंजम्पशन घटाने, वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने, फॉरेन ट्रेवल कम करने जैसी बातें एक साथ खुलकर कही गई हैं। पहले कब कब ऐसा हुआ था? आज की जनरेशन के लिए तो रिसेंट मेमोरी में सबसे पहले आता है 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा फॉरेक्स क्राइसिस था। उस समय भारत के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का इंपोर्ट कवर बचा था, तेल कीमतें बढ़ी थी, गल्फ वार इफेक्ट था, डॉलर की भारी कमी थी, सरकार ने सोना गिरवी रखा, इंपोर्ट्स कंट्रोल किए, ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाए और फॉरेन एक्सचेंज बचाने की कोशिश की। उस दौर में भी अनावश्यक इंपोर्ट कम करो जैसी सोच थी। यह आज भी भारत की इकोनॉमिक मेमोरी का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कोई इंडिया के फॉरेक्स क्राइसिस का पहला उदाहरण नहीं है। 1970s का ऑयल शॉक भी कुछ ऐसा ही था। जब मिडिल ईस्ट ऑयल क्राइसिस आया तो क्रूड प्राइसेस अचानक कई गुना बढ़े, तेल आयात बिल बढ़ गया और कई देशों की तरह भारत में भी फ्यूल कंजर्वेशन कैंपेन, सरकारी ऑस्टेरिटी, एनर्जी सेविंग मैसेजिंग चलाए गए। उस दौर में संडे ड्राइविंग रेस्ट्रिक्शंस, बिजली बचाने, फ्यूल एफिशिएंसी जैसी बातें दुनिया में आम थी। इसी तरह से गोल्ड इंपोर्ट कंट्रोल 2012-13 के बीच, यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पैरेलल है। तब करेंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ रहा था, रुपया दबाव में था और गोल्ड इंपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर थे। तब की सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, 80-20 रूल लगाया और गोल्ड इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, क्योंकि गोल्ड भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भारी दबाव डाल रहा था। 80-20 रूल क्या था? इंपोर्टर्स को 20% इंपोर्टेड गोल्ड एक्सपोर्ट ज्वेलरी में इस्तेमाल करना जरूरी था ताकि प्योर डोमेस्टिक कंजम्पशन कम हो। आज भी सिमिलर लॉजिक दिख रहा है। 2020 में कोविड के दौरान भी वर्क फ्रॉम होम, अननेसेसरी ट्रेवल अवॉइड करो, इंपोर्ट्स लोकलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस जैसी बातें सामने आई। लेकिन तब हेल्थ क्राइसिस प्राइमरी था। आज कंसर्न ज्यादा ऑयल प्राइसेज, फॉरेक्स, इंपोर्ट बिल, जियोपॉलिटिकल रिस्क को लेकर दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि सरकार हिस्टोरिकल रेफरेंस खुद भी दे रही है। देश भर में प्रधानमंत्री की अपील पर एक बहस छिड़ गई है और सरकार समर्थक पक्ष ने कहना शुरू कर दिया है कि युद्ध, तेल संकट, फॉरेक्स प्रेशर के समय पहले भी भारतीय सरकारें ऐसे अपील करती रही हैं। यह कोई अनयूजुअल अपील नहीं है। यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सच क्या है? क्या इंडिया में पहले भी कभी सरकार ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से गोल्ड की खरीद और इंपोर्ट को नियंत्रित करने की कोशिश की है? हाँ, लेकिन पूरी तरह सोना खरीदना बंद नहीं किया गया था। रेस्ट्रिक्शंस, हेवी टैक्सेस, क्वांटिटी लिमिट्स, लाइसेंसिंग डिस्क्लोजर रूल्स लगाए गए थे। यहां मेरे लिए आपको बताना जरूरी हो जाता है कि इंदिरा गांधी के समय गोल्ड परचेज रोकने को लेकर फैलाई गई सोशल मीडिया न्यूज भ्रामक है और जिस हिंदू अखबार का रेफरेंस दिया जा रहा है, उस अखबार ने भी उस एआई जनरेटेड न्यूज को फेक बताया है। सच क्या है फिर? सच यह है कि इंदिरा गांधी के दौर में भारत में गोल्ड इंपोर्ट्स और गोल्ड होल्डिंग को नियंत्रित करने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए गए थे। इसका मुख्य कारण था विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, रुपए पर दबाव, ट्रेड डेफिसिट और यह डर कि लोग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की बजाय गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं। सबसे बड़ा कदम था गोल्ड कंट्रोल एक्ट। यह कानून 1968 में लागू हुआ।
हालांकि इसकी शुरुआत 1962 के वॉर के बाद गोल्ड कंट्रोल रूल से हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के समय इसे बहुत सख्ती से लागू किया गया। इस कानून के तहत क्या हुआ था? सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि गोल्ड बार्स और कॉइन्स रखने पर रोक लगाई गई थी। आम नागरिक गोल्ड बिस्किट, गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स नहीं रख सकते थे। लोगों को अपना गोल्ड ज्वेलरी में कन्वर्ट करना पड़ा और डिक्लेयर करना पड़ा। दूसरा, गोल्ड इंपोर्ट पर कड़े रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए और भारत में ऑफिशियल गोल्ड इंपोर्ट लगभग बंद जैसे हो गए। क्यों? क्योंकि सरकार मानती थी कि गोल्ड इंपोर्ट से प्रेसियस फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है। उस समय भारत के फॉरेक्स रिजर्व बहुत कमजोर थे और इसलिए उस समय ज्वेलर्स और गोल्ड स्मिथ्स पर लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू हुआ था, जहां सिर्फ लाइसेंस्ड डीलर्स को गोल्ड रखने की अनुमति थी। गोल्ड स्मिथ्स कितना गोल्ड रख सकते हैं, इसकी लिमिट तय थी। डीलर्स आपस में फ्री ट्रेड नहीं कर सकते थे। हाई प्योरिटी ज्वेलरी पर रेस्ट्रिक्शंस थे। 14 कैरेट के ऊपर ज्वेलरी प्रोडक्शन पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। इसके पहले 1962 में चाइना वॉर के बाद 1965 में भारत सरकार ने नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी शुरू किया था। सरकार सोचती थी कि लोग गोल्ड सरकार को दें और बदले में बॉन्ड लें। सरकार ऐसा क्यों कर रही थी? उस समय भारत इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी था, एक्सपोर्ट कमजोर थे, डॉलर रिजर्व कम थे और भारत में गोल्ड डिमांड बहुत ज्यादा थी। सरकार को डर था कि लोग सेविंग्स प्रोडक्टिव सेक्टर की बजाय गोल्ड में पार्क कर रहे हैं, जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ और फॉरेक्स दोनों प्रभावित हो रहे हैं। और हां, यहां यह बताना भी जरूरी है कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 पार्लियामेंट से पास कराया गया कानून था, न कि किसी सरकार का अचानक से टीवी पर आकर दिया हुआ ऑर्डर या किसी पॉलिटिकल रैली में की गई अपील थी। लेकिन फिर भी क्या यह पॉलिसी सफल रही? अधिकांश इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि यह पूरी तरह नहीं रही थी सफल, क्योंकि इसके बाद गोल्ड स्मगलिंग बहुत बढ़ी, ब्लैक मार्केट बना, अनऑफिशियल कैश इकोनॉमी फैली, यानी डिमांड खत्म नहीं हुई, बस अंडरग्राउंड चली गई। बहुत सारे निगेटिव इफेक्ट्स हुए। गोल्ड कंट्रोल एक्ट के बाद स्मगलिंग बूम शुरू होता है। दुबई गोल्ड स्मगलिंग, अंडरवर्ल्ड फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी, यह सब खुलकर होने लगा। 1970-80 के दशक में गोल्ड स्मगलर एक बड़ा पैरेलल इकोनॉमी फेनोमेना बन गया था। यह ब्लैक मनी ग्रोथ की भी वजह बना, क्योंकि लीगल सप्लाई कम थी और डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो कैश इकोनॉमी, हवाला, अनऑफिशियल ट्रेड बढ़ गया। गवर्नमेंट इवेंचुअली फेल हो रही थी और आखिरकार सरकार को समझ आया कि लोगों का गोल्ड के प्रति कल्चरल ट्रस्ट कानून से खत्म नहीं होगा। फिर धीरे धीरे देश बढ़ा लिबरलाइजेशन की तरफ। 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस और फिर 91 के लिबरलाइजेशन के दौरान यह कानून खत्म कर दिया गया। 1990 में गोल्ड कंट्रोल रिपील एक्ट के जरिए गोल्ड कंट्रोल एक्ट खत्म हुआ। 1990s के बाद गोल्ड को लेकर जैसे कि पूरा मार्केट डायनामिक्स ही बदल गया। 1991 रिफॉर्म्स के बाद गोल्ड इंपोर्ट्स लिबरलाइज हुए, एनआरआई गोल्ड रूल्स आसान हुए, लीगल गोल्ड मार्केट बढ़ा, सरकार ने अप्रोच को बदला, बैन नहीं, टैक्स और रेगुलेशन से। एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पॉइंट ये कि जब भी देश में फॉरेक्स प्रेशर, करेंट अकाउंट डेफिसिट, रुपया कमजोर होना, यह सब चर्चा होती है, तब लोग अक्सर इंदिरा गांधी के एरा के गोल्ड कंट्रोल को याद करते हैं। लेकिन वो इंडिया की क्लोज्ड इकोनॉमी थी और प्री लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के पहले का नैरेटिव आज फिट नहीं बैठता है। दूसरा, इंदिरा गांधी ने देश को सोना न खरीदने का आह्वान करते हुए खुद अपने ज्वेलरी को भी डोनेट किया था देश को। लेकिन उस पर ज्यादा बात करना मुझे एंटी नेशनल और डिस्कशन को पॉलिटिकल बना सकता है, इसलिए मैं उस पर खामोशी रहता हूं। अब वापस आते हैं आज की रियलिटी पर और देखते हैं इस बार क्या अलग है। इस बार 3 चीजें अनयूजुअल हैं। पहला है पीएम का डायरेक्टली गोल्ड अवॉइड करने कहना। देश में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, कल्चरल प्लस इमोशनल असेट भी है, इसलिए 1 साल गोल्ड मत खरीदो जैसी पब्लिक अपील रेयर मानी जा रही है। दूसरा, गवर्नमेंट ने जल्दी एक्शन भी लिया। अपील के तुरंत बाद गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, यानी ये सिर्फ सिंबॉलिक स्पीच नहीं लग रही है। तीसरा है जियोपॉलिटिक्स। वेस्ट एशिया प्लस ऑयल रूट रिस्क इस बार बड़ा डर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्शन, क्रूड स्पाइक, शिपिंग रिस्क को लेकर अनसर्टेनिटी है। इंडिया की इकोनॉमी अभी भी हेवली ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट है। क्या यह सॉफ्ट ऑस्टेरिटी है? कई एनालिस्ट इसे वॉलंटरी ऑस्टेरिटी मैसेजिंग मान रहे हैं। मतलब सरकार अभी मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही, लेकिन जनता को इंपोर्ट कम करने, फ्यूल बचाने, फॉरेक्स कंजर्व करने के लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर रही है। एक और सवाल यहां पर जरूरी है, क्या सरकार लोगों को सोना खरीदने से रोक सकती है? टेक्निकली
एक्सट्रीम क्राइसिस में रेस्ट्रिक्शन संभव है, इंपोर्ट कंट्रोल्स बढ़ सकते हैं, ड्यूटीज बहुत ज्यादा हो सकती है, रिपोर्टिंग रूल्स कड़े हो सकते हैं। लेकिन आज इकॉनमी बहुत ज्यादा ओपन है, ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेटेड है, डिजिटल ट्रैकिंग ज्यादा है, इसलिए कंप्लीट बैन प्रैक्टिकल भी नहीं और पॉलिटिकली आसान भी नहीं है। यह कहना आसान है कि पहले की सरकारों ने भी गोल्ड इंपोर्ट और परचेज को कंट्रोल किया था, लेकिन इतना तो बात करना बनता ही है कि इंडिया में गोल्ड इतना सेंसिटिव क्यों है। क्योंकि देश में गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, सोशल सिक्योरिटी, मैरिज असेट, इन्फ्लेशन हेज, इमोशनल ट्रस्ट सब कुछ है। कई फैमिलीज बैंक से ज्यादा भरोसा गोल्ड पर करती हैं, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा बैलेंसिंग एक्ट करती है। अभी के संदर्भ में यह समझना जरूरी है कि अगर सरकार गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ाए, डिस्क्लोजर नॉर्म्स कड़े करे, फाइनेंसिंग टाइटन करे, लार्ज परचेजेस मॉनिटर करे, तो यह अनयूजुअल नहीं होगा। भारत पहले भी ऐसा कर चुका है, लेकिन सोना रखना इलीगल जैसी स्थिति अभी बहुत दूर की बात लगती है। डोमेस्टिक गोल्ड होल्डिंग पर कोई टैक्स का क्रैकडाउन भी संभव नहीं लगता है। ऐसा कोई एक्ट पार्लियामेंट में आज की तारीख में पास कराना भी मुश्किल ही लगता है। आखिर हिस्टोरिकल लेसन भी यही है कि गोल्ड कंट्रोल पॉलिसीज ने दिखाया है कि एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शंस ब्लैक मार्केट और स्मगलिंग की वजह बन सकते हैं। इसलिए अब तो सरकारें टैक्सेज, कॉम्प्लायंस, मॉनिटरिंग का ही रास्ता चुनेंगी, आउटराइट बैन का नहीं। निष्कर्ष यह है कि 1970 के ऑयल शॉक में गवर्नमेंट का रिएक्शन था फ्यूल सेविंग कैंपेन। 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में डॉलर शॉर्टेज हुआ तो गवर्नमेंट का रिएक्शन रहा इंपोर्ट कंट्रोल प्लस ऑस्टेरिटी और साथ ही इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन। 2013 के करंट अकाउंट डेफिसिट क्राइसिस में गोल्ड इंपोर्ट्स बाधित हुए और गवर्नमेंट का रिएक्शन था गोल्ड ड्यूटी और रेस्ट्रिक्शन। 2026 में सिचुएशन डेंजर लेवल को आज क्रॉस कर रहा है ऑयल प्लस फॉरेक्स क्राइसिस से और गवर्नमेंट का रिएक्शन है फ्यूल सेविंग प्लस गोल्ड अपील। इसलिए नरेंद्र मोदी की अपील पूरी तरह अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, लेकिन इतने सीधे तरीके से गोल्ड, फ्यूल, ट्रेवल और लाइफस्टाइल बिहेवियर को टारगेट करना काफी रेयर माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज प्रधानमंत्री के अपील के जवाब में जनता भी अपील कर रही है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सरकारी खर्चे, पॉलिटिकल रोड शोज और वीआईपी लग्जरी पर उल्टा नसीहतें दी जा रही है सरकार को। इस बार क्या सरकार को ऑस्टेरिटी गवर्नमेंट लेवल पर नहीं करनी चाहिए? यह मुद्दा मेरे अगले वीडियो में, और आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। अभी के लिए शुक्रिया।